नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज हाय भाई। शिवराज भाई। नमस्कार शिवराज भाई, नमस्कार। हाय हाय। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, होप पायनियर स्नेहांचल समूह नागपुर का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, रॉक बॉटम, इस पर मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा है। दोस्तों, मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक था। बहुत सारी चीजें ए में आने के बाद ही दोस्तों मुझे सुनने को मिली, समझने को मिली। उसी में से ये एक थी कि ये रॉक बॉटम यानी क्या। रॉक बॉटम का मतलब ए में बोला जाता है कि अपनी बर्बादी का जो सबसे निचला तल छूना। कि जब हमें ऐसा लगता है, अंदर से महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में हर प्रकार की बर्बादियां कर चुकी है, हो चुकी है, और मैंने अपनी बर्बादी का जो सबसे निचला जो तल है, उसको मैंने अपने अल्कोहलिज्म की वजह से छू लिया है। अब हर एक को दोस्तों ए में अपने अनुभव के माध्यम से, दूसरों के अनुभव के माध्यम से अपने आप के अंदर झांकना पड़ता है। जब मैं दूसरे ए के सदस्यों के अनुभव सुनता था, तो बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गया था, वो भी मुझे याद आने लग गई थी दोस्तों। शुरू शुरू में जब मैं ए में आया, तो तमाम बर्बादियां करने के बाद में भी मैं इस घमंड में था कि नहीं नहीं, मेरे शराबीपन की वजह से तो कोई ज्यादा नुकसान मैंने किसी का किया नहीं। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, मैंने अपना नुकसान किया। मगर हम ए में जब दूसरों के अनुभव को भी सुनते हैं, तो धीरे धीरे दोस्तों वो सारी चीजें याद आ जाती है, आने लगती है। ऐसा मेरा अल्कोहलिज्म रहा है, क्या क्या घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मैं अपने आप को भी एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक इतने भयानक आत्मग्लानि आती थी, अंदर से गिल्ट से मन भर जाता था कि कैसे कैसे काम कर कर मैं आया हूँ। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो इतना सुंदर, इतना महान है कि उन सारी आत्मग्लानियों से, सेल्फ पिटी से, आत्मदया से हमको निकालने में मदद करता है। 12 कदम, 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है, उसमें पहले कदम का जो चैप्टर है, उसी में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि जब तक मेरे जैसा शराबी अपना बॉटम हिट नहीं करता। बॉटम हिट करने का मतलब एक ऐसा ऐसा क्षण, ऐसा बिंदु, कि जब मेरे जैसा शराबी अपनी बर्बादी को पूरी तरीके से कबूल कर लेता है और इस बात को स्वीकार कर लेता है अंदर से कि नहीं, बस अब इससे ज्यादा नहीं। जितनी भी बर्बादियां मेरी जिंदगी में हुई है, उतनी मेरे लिए काफी है, और मैंने अपनी बर्बादी का जो बॉटम है, वो छू लिया है। अब इसके बाद इससे ज्यादा बर्बादी मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। ये एडमिशन, ये कबूली जब तक हमारे अंदर आती नहीं है दोस्तों, तब तक कोई भी मेरे जैसा शराबी ना तो शराब से दूर हो सकता है, और ना ही दोस्तों शराब से दूर होने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, उसको भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता।
कहीं तो भी मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर में ये बात अंदर से आनी चाहिए कि शराबीपन मेरा जो है वो मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। जो गलतियां अतीत में मैंने की है, जो भयानक पाप मेरे हाथों से हुए हैं, मैं खुद भी परेशान रहा, औरों को भी मैंने परेशान किया, मैं खुद भी बर्बाद हुआ, मेरी वजह से भी लोग बर्बाद हुए। तो वो सारी चीजें मैं अब दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए दोस्तों, 12 कदमों में से जो पहला कदम है, वो पहला कदम ही बोलता है कि हमारी कबूली से उसकी शुरुआत होती है। जब हम पहले कदम पे ही दोस्तों 100%, 100% इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ, उसको मैं कंट्रोल ढंग से नहीं पी सकता, और उससे अकेले के दम पे मैं बच भी नहीं सकता। मैं शराब बंद करना चाहता था दोस्तों, मैं शराब को कंट्रोल में पीना चाहता था, लेकिन ना तो मैं शराब को बंद कर पा रहा था, ना मैं उसको सीमित मात्रा में पी पा रहा था। ठीक वैसे ही मेरा जो जीवन था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। जिंदगी का हर फ्रंट, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, लगभग हर जिंदगी का मेरा फ्रंट इस तरीके से खराब हो चुका था कि अपनी बदौलत उसको ठीक करना भी मेरे हाथ में नहीं था। और ये दोनों चीजें दोस्तों, मेरे जैसा अल्कोहलिक जब तक अंदर दिल की गहराइयों से, अंतर्मन से कबूल नहीं करता, वो शराब से दूर नहीं हो सकता। मान लीजिए कि शुरू शुरू में जान बचाने के लिए हम लोग कंडीशनल सरेंडर करते भी है, लेकिन अगर ये सरेंडर, ये जो हार मानना, ये जो समर्पण है, अगर कंडीशनल है कि चलो भाई जान ही जा रही है तो जान बचा लेते हैं, या बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी है तो वो पहले ठीक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मेरी परिस्थितियां ठीक हो जाती है और फिर दोबारा अगर शराब पीने का विचार मेरे मन में आ गया, या पहले ही मैंने रिजर्वेशन पाल के रखा हो कि मेरी परिस्थितियां जब ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं और एक बार कोशिश करूंगा ठीक से पीने की, तो दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब फिर आने वाली है। इसीलिए ए में बोला गया है दोस्तों कि 12 कदमों में से जो पहला कदम है, यही एक ऐसा कदम है कि जिसको हमको 100% लेना पड़ता है। ए में आने के बाद भी हम लोग कई लोगों को देखते हैं कि वो बार बार अलग अलग कारणों से शराब की तरफ में जाते हैं। अनगिनत कारण है। एक मेंबर बोलता है कि एक शराबी के पास में 32,000 कारण होते हैं शराब पीने के। तो दूसरे एक ओल्ड टाइमर बोल रहे थे कि भाई 32,000 ही नहीं, एक शराबी के सिर पे जितने बाल होते हैं ना, उतने उसके पास में शराब पीने के कारण होते हैं। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी जब मैंने इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी को सुना कि कैसे मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी भावनाएं अल्कोहलिज्म नाम की इस भयानक, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, यानी चतुर, चालाक, चकमा देने वाली, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अगर मुझे इससे बचना है तो मेरे पास में एक ही रास्ता है, और वो है दोस्तों पहले कदम में 100% सरेंडर करना। ये मानना कि हाँ, मैं शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस हूँ, अपनी बदौलत मैं उसको बंद भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता, और कंट्रोल ड्रिंकिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरी जिंदगी में जितनी भी बर्बादियां हुई है, जितनी भी अस्त व्यस्तताएं हुई है, एक तो मैं ना तो उनको अपनी बदौलत ठीक कर सकता हूँ,
ना वो शक्ति मेरे अंदर में है, और वो बर्बादियां मेरी हो चुकी है। इसे ही दोस्तों अपना बॉटम हिट करना कहा जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि ए की शुरुआत में ज्यादातर लोग ऐसे ही थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बादियां कर लिए थे, और ऐसे शराबियों को लो बॉटम अल्कोहलिक कहा जाता था। लो बॉटम अल्कोहलिक यानी वही रॉक बॉटम अल्कोहलिक, कि जिन्होंने अपनी बर्बादियों का जो तल है वो पूरी तरीके से छू चुके थे। किसी की बीवी बच्चे चले गए, कोई जेल गया, कोई पुलिस का शिकार हो गया, किसी के हाथ पांव टूट गए, नौकरियां चली गई, बीमार गिरे, मरते मरते बचे, सड़क पे आ गए, लाखों के करोड़ों के कर्जे हो गए, घर दार बिक गए। लेकिन दोस्तों आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमको ऐसे हाई बॉटम केसेस भी ए में मिलती है। एक तरफ लो बॉटम केसेस है, रॉक बॉटम वाली, कि जिनकी अतोनात बर्बादियां हो चुकी है, कि देखने के बाद में लगता है कि यार ये कोई शराबी था कि कितना कुछ इस ये कर कर आया है। लेकिन आज दूसरी तरफ ऐसे भी हाई बॉटम केसेस है। हाई बॉटम केसेस यानी ऐसे लोग जिनकी उतनी बर्बादियां नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने दोस्तों समय रहते पहले ही इस बीमारी का स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम अल्कोहलिज्म में आ चुके हैं, हम अल्कोहलिक बन चुके हैं, हम थोड़ो सी पी के रह नहीं सकते, हम अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकते, और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, उसको ठीक करना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जब हम बाकी लोगों की तुलना करने की बजाय अगर हम अपनी बर्बादियां जितनी हुई उतनी हमारे लिए काफी है, अगर इस तरीके से विचार करके ए में रुक जाते हैं, तो हम भविष्य में होने वाली कई बर्बादियों से बच सकते हैं। आज ए में हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे कुंवारे लोग भी ए में आते हैं। अभी 17-18 साल के और 20-25 साल के लोग भी ए में जुड़ रहे हैं। ऐसे भी अनगिनत लोग जुड़ रहे हैं कि ना जिनकी बीवी बच्चे गए, ना काम गया, ना नौकरी धंधा गया, ना लाखों के कर्जे हुए, ना कभी बीमार पड़े, मगर इन लोगों ने अपना बॉटम तय कर लिया। क्योंकि अल्कोहलिज्म की जो बीमारी है दोस्तों, उसका एक पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, एक बढ़ते जाने वाली बीमारी। यदि हमको ऐसा लगता है, आज हम तुलना कर रहे लोगों से, अपना तो ऐसा नहीं बॉस, अपना तो वैसा नहीं बॉस, अपने बीवी बच्चे नहीं गए, अपने नौकरी नहीं गई, अपन बीमार नहीं गिरे, अपना टूट फूट नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव डिजीज, ये अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का जो पार्ट है, वो हमको बताता है कि अगर आज हम नहीं रुके तो देर सवेर जैसे लोगों की जिंदगियों में बर्बादियां हुई है, वो हमारी जिंदगियों में होने के लिए समय नहीं लगेगा। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इन 14 सालों में मैंने देखा हूँ, मेरे पहले आए हुए लोग, मेरे बाद में आए हुए लोग, मेरे साथ में आए हुए लोग, जो लोग कहीं तो भी नहीं रुके, जिन्होंने इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का स्वीकार नहीं किया, उनके जीवन में शराब जारी रही। ऐसे अनगिनत लोग दोस्तों आज दुनिया में नहीं है। और जितनी बर्बादियां उनकी पहले नहीं हुई, वो सारी बर्बादियां दोस्तों उनकी जिंदगियों में हुई। इसीलिए आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं दोस्तों, कि आज से 14 साल पहले जब मैं ए में आया, तो मेरे वक्त भी ऐसे लोग थे कि जो बताते थे कि हमारे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, नौकरी चली गई, लाखों का कर्जा हो गया, हाथ पांव टूट गया, सड़क पे आ गए। तो मेरे मन में भी ऐसे विचार उठते थे कि बॉस इतना तो नहीं हुआ अपना, मेरी तो शादी नहीं हुई, तो बीवी बच्चे जाने के सवाल नहीं, मैं तो गवर्नमेंट का सर्वेंट ही नहीं हूं, तो नौकरी जाने का सवाल नहीं।
कोई घरदार मैंने नहीं बेचा, कोई लाखों का कर्जा मैंने नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें हमारा अहंकार हमको अपनी वास्तविकता मानने से रोकने वाली चीजें हैं। एक अल्कोहलिक इतना इगोइस्टिक रहता है, इतना अहंकारी रहता है कि हमेशा वो नकारने वाला रहता है। डिजीज ऑफ डिनायल। इतना भयानक उसका ईगो रह सकता है कि उसके पांव कब्र में लटके रहते हैं, सारी बर्बादियां हो चुकी रहती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब मैंने इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का ये जो महत्वपूर्ण पार्ट मैंने सुना कि ये एक बढ़ते जाने वाली बीमारी है। अगर आज आपकी जिंदगी में वो सारी बर्बादियां नहीं हुई जो दूसरों की जिंदगी में हुई है, अगर शराब जारी रही तो ऐसी ही बर्बादियां आपकी जिंदगी में भी होने वाली है, और हो सकता है कि उससे ज्यादा हो। एक शेरर बहुत बढ़िया कहते हैं कि मेरे जैसा अल्कोहलिक इस बात का एस्टिमेट नहीं लगा सकता, इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि शराब पीने पीने की वजह से उसकी जिंदगी में कितनी बर्बादियां हो सकती है। हम जितना अंदाजा लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहलिज्म हमको डैमेज कर देता है। ठीक वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर हम लोग रुक गए यहाँ, तो हमारी कितनी प्रोग्रेस होने वाली है, कितनी हमारी प्रगति होगी, इसका भी अंदाजा मेरे जैसा अल्कोहलिक नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था दोस्तों। कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं आज जिंदगी में जो पा रहा हूं इतना कुछ मुझे मिलेगा। तो कहीं तो भी दोस्तों जब मैंने आप लोगों के अनुभव से अपनी जिंदगी में झांका, अपने पुराने अनुभवों में झांका, तो इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि मैं पूरी तरीके से एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक था। एक बहुत कम समय में मैंने अच्छा नाम कमाया था और काफी लोग मुझे सम्मान करते थे। और कहीं तो भी दोस्तों ए में आने के पहले जब मैंने अपनी उन 14 साल की जिंदगी को मैंने जब झांका, तो मैंने कहीं तो भी पाया दोस्तों, तो दोस्तों एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, अच्छा सोशली एक्टिव की मेरी इमेज थी। चाहे घर में शराबीपन की वजह से पिताजी की परिस्थितियां खराब रही थी, मगर उसके बावजूद भी मेरा एजुकेशन ठीक था। बाकी और भी जो अलग अलग क्षेत्रों में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, तो उसकी वजह से काफी कम समय में मैंने अच्छी एक इमेज बनाई थी, अच्छा अपना नाम कमाया था। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में मेरी जिंदगी में ऐसे ही मजे की खातिर शराब आई, और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे शराब बढ़ते चले गई। शुरुआत में ही मुझे सबक मिले। मेरी जिंदगी की जो पहली ही होली थी उसमें मैंने इतनी शराब पी ली थी कि मैं जब मेरी नशा फटी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसके घर में पड़ा हूँ, कितने बज रहे हैं, कितनी प्रकार की और कितनी शराब मैंने पी ली। तो थोड़ी देर के लिए सही मुझे एक आत्मग्लानि उस वक्त आई कि यार ये ठीक नहीं है, इसके बाद अपन शराब नहीं पिएंगे, जो हुआ सो गलत हुआ। लेकिन जैसा मैंने बताया दोस्तों कि मेरे जैसा अल्कोहलिक पूरी तरीके से एक अहंकार से भरा हुआ इंसान रहता है, और मेरे में तो वो आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग पहले ही आ गई थी, जो मैंने तारीफें सुन सुन के मैं बड़ा हुआ लोगों की। तो उसकी वजह से दोस्तों मुझे, मैं कुछ तो भी बाकी लोगों से अलग हूँ। जो लोगों की जिंदगियों में हुआ वो मेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ। धीरे धीरे शराब लोगों को पता चलने लगी, वो मुझे समझाने लगे, मगर मैं मानने को तैयार नहीं। अरे अपना ऐसा नहीं है, अपना वैसा नहीं है, अपन तो उधार नहीं पीते, अपन तो झगड़े फसाद नहीं करते, अपन तो गिरते नहीं, अपने पीने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। और फिर एक नया घमंड जाग रहा था
कि इतनी पी लेता हूं बॉस, लेकिन मैं हिलता तक नहीं। आखिरकार दोस्तों, ये जो मेरा घमंड था, ये मेरी अपनी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करने दे रहा था। धीरे 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 जो जो बर्बादियां मैंने लोगों की जिंदगियों में देखी, हादसे जिंदगियों में देखे, वो मेरे साथ में भी होने लगे। ब्लैकआउट में चले जाना, मुंह के बल पे गिर जाना, 15-15 दिन रुमाल बांध के रहना, दोस्तों ने मुझे घर में वापस लाकर छोड़ना। इतनी शराब पी के मैं रात को आने लगा था कि मैं जैसे तैसे घर के दरवाजे तक तो ठीक पहुंचता था, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर मैंने एंट्री की कि मेरा गिरना पड़ना शुरू। कभी पलंग पे गिर रहा हूं, तो कभी घर के लोगों पे गिर रहा हूं, तो कभी खाने की थाली पे गिर रहा हूं। लेकिन मैं बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से मेरी प्रेस्टिज पे असर आ रहा है, मेरी और भी चीजों पे असर आ रहा है। मैं मानने को ही तैयार नहीं। मेरे अपमान होने लगे, दारू के लिए उधारियां करना। और उस वक्त दोस्तों मैं अर्निंग एंड लर्निंग करता था, एक जगह मैं जॉब करता था। तो शाम का जुगाड़ करने के लिए कहीं तो भी मैंने हेरा फेरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो पेमेंट मिलता था महीने का, उसमें तो वो तो होता नहीं था कि मैं दारू का भी खर्चा करूं और बाकी चीजें भी संभालूं। और शाम को रोज शराब लगने लग गई थी। तो मेरे शराबीपन ने कहीं तो भी मुझे गलत काम करना शुरू कर दिया था। झूठ बोलना, उधारी करना, टोपी पहना, ये तो आम बात हो गई। चोरी करना भी मैंने सीख लिया था। अब चोरी करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के ही घरों में चोरी करें। ए में नैतिकता का अधपतन कहता है कि अगर हम अपने घर के अंदर भी चोरी कर रहे हैं और अपने ही पैसे की भी चोरी कर रहे हैं, तो भी वो चोरी ही कहलाएंगी, वो भी नैतिक अधपतन ही कहलाएगा। चाहे हम घर के बाहर की नाली में गिरे या अपने घर के मखमल के गद्दे पे गिरे, दोनों गिरना ही है, दोनों को गिरावट ही कहा जाएगा। तो ये मेरी नैतिकता का अधपतन, जो एक समय में मैं अच्छा, मान सम्मान वाला, अच्छे लोग मुझे चाहते थे, मेरा सम्मान करते थे, मेरे शराबीपन की वजह से मैं आखिर क्या क्या नहीं करने लग गया। जैसा मैंने बताया, झूठ बोलना वगैरह, ये असाधारण बातें थी। शराब मेरी ऐसी गरज बन चुकी थी कि मैं अभी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। आखिरकार इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से धीरे धीरे मेरे संबंध खराब होने लगे। एक जमाने में पिताजी से डरने वाला इंसान, फिर मैं पिताजी से तू मैं करने लगा। वो तू मैं देखते देखते गाली गलौज में बदली। पिताजी भी शराबी थे, एक प्रकार का रिजेंटमेंट उनके प्रति मेरे अंदर में था। इनकी वजह से सब बर्बाद हुआ, इनकी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं पाया। तो मेरे शराब ने उस रिजेंटमेंट को और मेरी सारी नकारात्मक भावनाओं को और ज्यादा बढ़ावा दिया, और ज्यादा प्रोत्साहन दिया। शराब के नशे में वो और ज्यादा खुल के सामने आ गई, मैं और ज्यादा उग्र बन गया। तो पिताजी के साथ मैं, फिर गाली गलौज। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि मैंने अपने पिताजी पे, जन्म देने वाले पिताजी पे हाथ उठा दिया। माँ का अपमान करना और उसको दो बातें सुनाना, ये तो नाम नॉर्मल चीजें थी मेरे लिए। वो एक आसान शिकार थी मेरे गुस्से का। घर के बाहर भी दोस्तों मेरे लोगों से तौर तरीके, स्वभाव बदले। धीरे धीरे मेरे रिश्ते खराब होने लगे, दोस्त धीरे धीरे मेरे से दूर होने लगे। एक पढ़ लिख के एक अच्छे प्रोफेशन में गया, वहां भी लोगों से संबंध खराब। लेकिन मैं इन बातों को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब चीजें शराबीपन की वजह से हो रही है, शराब की वजह से हो रही है। लोग मुझे समझा रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ रुक जाना चाहिए, अपनी हार मान लेनी चाहिए। लेकिन शायद दोस्तों बात बहुत दूर तक जा चुकी थी, अब वो मेरे हाथ में भी नहीं बची थी।
और इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से 2003 में मैं बीमार गिरा। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी हो गई और भरी मार्च अप्रैल की धूप में मेरे हाल ऐसे हो गए थे कि मुंह से भी पानी निकल रहा था और पीछे से भी पानी निकल रहा था। देखते देखते मैं पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया। मगर दोस्तों, उस वक्त तो मैं पूरा नास्तिक था। आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक हायर पावर को, एक महान शक्ति को मैं मानता हूँ। आज मैं ये मानता हूँ कि वो शक्ति उस वक्त भी काम कर रही थी AA में आने के पहले, और आज तो बिल्कुल 24 घंटे मेरे साथ रहती है। तो उसी महान शक्ति, उसी उच्च शक्ति की कृपा से मैं उस वक्त बच गया 2003 में। 5 महीना मैं बेड रिडन रहा, चल नहीं सकता था। और उसके बाद के 5-6 महीने बैसाखियां लगी। बैसाखियों से मैंने फिर से चलना सीखा। और तब मैंने दोस्तों बेड पे पड़े पड़े माना कि नहीं यार, ये सब शराब की वजह से हो रहा है और अब अपन इसको बंद कर देंगे, अब इसके बाद एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर दोस्तों, ये बीमारी कितनी खतरनाक है। जैसे मैंने बताया कि कैसे ये कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली, शक्तिशाली। मेरी अपनी बदौलत तो इससे लड़ना, मुकाबला करना, दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है। 11 महीने के बाद में जब मैं लौटा, फिर एक बार मेरी जिंदगी में शराब आई। कहीं बोलते बोलते जिन लोगों के साथ में मैं शराब पीते हुए बैठा, तो मैं ठान के बैठा था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मगर दोस्तों, जैसे ही उन्होंने शराब ऑफर की और बहुत ही कम मात्रा में मेरे गिलास में शराब डाली, कब मेरा मन पलट गया। मैं भूल गया दोस्तों, शराब जब सामने में आती है तो एक दिन पहले अगर कोई बड़ा हादसा भी हमारे साथ हुआ होगा तो वो भी हम भूल जाते हैं। इतनी पावरफुल शराब है। मैं अभी मरण शैया से उठा हूं। मेरी वजह से मुझे खुद को और मेरे परिवार को नरक यातना सहन करनी पड़ी है। एक नया जीवन मुझे मिला है। इतनी तकलीफों से मैं और मेरा परिवार निकला है। सारी चीजें भूल गया दोस्तों। इतनी ये पावरफुल शराब है कि वहां भी मैं अपने बॉटम को हिट नहीं कर पाया। मेरी बर्बादी हो चुकी है, ये मैं उस वक्त भी कबूल नहीं कर पाया। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में 11 महीने के बाद शराब आई और फिर कुछ ही दिनों में मेरे हाल जैसे के वैसे। दोबारा शराब तो यही सोच के मैंने पिया था कि पहले जैसी नहीं पीऊंगा, कंट्रोल में पीऊंगा। वो फलाना ब्रांड पीता था ना बॉस, अब वो ब्रांड नहीं पीऊंगा, कभी कभार पीते जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा अल्कोहलिक सिर्फ यह सपने ही देख सकता है, उसकी जिंदगी की ये हकीकत नहीं है। मगर उस वक्त मैं ए में नहीं था। उस वक्त ना अल्कोहलिज्म का पता था, ना ये मालूम था कि पहला ही घूंट घातक है। और वो मेरी जिंदगी में 11 महीने के बाद शराब आई और वापस मेरे हाल जैसे के वैसे। लेकिन जो बोलते हैं दोस्तों कि हर बार हमारी बर्बादियां कुछ और ज्यादा हो जाती है और ए में आने के बाद तो और ज्यादा होती है। मैं भगवान का आभारी हूं कि ए में आने के बाद में मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ए में आने के बाद में अगर हमारी शराब जारी रही तो मैंने भी अनुभव देखे हैं लोगों के। लोग भी बोलते हैं कि पहले से ज्यादा हमारी बर्बादियां होती है। तो हर बार जब भी हम फिर दोबारा शराब शुरू करते हैं, बंद करने के बाद हमारी बर्बादी का जो तल है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। जब मैंने पहली बार शराब पी तो मैंने बम्परों से नहीं पी, एक पैक से ही शुरुआत की। धीरे धीरे वो बम्परों पे गया। पहले ही दिन झूठ नहीं बोलना पड़ा, चोरी नहीं करनी पड़ी, टोपी नहीं पहनानी पड़ी, बेईमानी नहीं करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे मेरे बर्बादी का स्तर गिरते गया। सारी चीजें मैं करके आया था। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, हमारी बर्बादियां भी धीरे धीरे बढ़ते ही चली जाती है।
तो 2003 की बीमारी के बाद में 11 महीने के बाद में जब फिर दोबारा शराब आई, तो उसने मुझे और बद से और बर्बाद कर दिया। बदतर जिंदगी हो गई मेरी। 35 किलो का वजन, शादी नहीं हुई थी, शादी होने के कोई चांस नहीं थे। अल्कोहलिज्म में भी लड़कियां देखने जाता था, पहले ही खबर पहुंच जाती थी कि बहुत बड़ा बेवड़ा है। कई रिश्ते मेरे रिजेक्ट। अच्छे व्यवसाय में गया था, वो व्यवसाय पूरी तरीके से खराब। सिर्फ मैं दारू का जुगाड़ करने के लिए उस व्यवसाय में जाता था। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन उधार पी लो, और जिस दिन पैसा आया तो दारू वालों के पैसे दे दो। घर के लोग पूरी तरीके से परेशान, और उन्होंने आखिरकार मुझे मरा समझ के छोड़ दिए थे। ए में आने के बाद में कुछ सालों के बाद में मेरे और एक बड़े भाई, एक जो मेरे बड़े पिताजी के लड़के भी ए में है, तो वो बोल रहे थे कि जब तू दोबारा शराब पीना शुरू किया तो मैंने तेरे पिताजी को बोला कि भाई इसको देखो, समझाओ। तो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि अब ये मरेगा भी तो भी हमारे लिए हमको कुछ नहीं करना है। तो जब पैदा करने वाले माँ बाप हमें इस तरीके से छोड़ देते हैं कि अब ये मर भी जाए तो भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे और बर्बादी और अवनति क्या होने वाली है। लेकिन मेरे जैसा शराबी मानेगा तब। तो आखिरकार दोस्तों, ऐसी मेरी परिस्थितियां आखिरी दिनों में आ गई कि मैं सोशल बायकॉट का शिकार हो गया। एक जमाने में जो सर आंखों पे बिठाते थे, मान सम्मान करते थे, प्रेम करते थे, सब लोग एक एक करके मेरे से दूर हो गए, और मैं पूरी तरीके से अकेला गिर गया, मैं और मेरी शराब। सोशल बायकॉट। और मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई थी, ऐसे भयानक विड्रॉल्स थे दोस्तों। चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जुबान दांतों में फंस जाना, ऐसे 5-6 बार मेरे साथ में हो गया। जो दोस्तों ऐसी डरावनी चीज स्थिति मेरे लिए पैदा कर गई कि मैं कांस्टेंट फियर में रहने लगा। एक ऐसा डायलेमा, एक ऐसी दुविधा में मैं फंस गया, जो हम में से बहुत सारे शराबी लोग आखिरी दिनों में फंस जाते हैं, कि साफ तौर पे दिखता है कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है। और दूसरी तरफ अगर शराब नहीं मिली, शराब नहीं पिया, तो मर तो नहीं जाऊंगा। सुबह उठते बराबर ऐसे हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, और ऐसे दिखने लगता था कि अगर अभी शराब नहीं मिली तो चक्कर आके गिर जाऊंगा। शराब का अड्डा 10 मिनट की दूरी पे था घर से, मगर वहां तक चलकर जाने की मेरे अंदर में ताकत नहीं होती थी। तो घर के करीब में ही एक घर में शराब मिलती थी, तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे वहां जाना पड़ता था। और वहां एक पैक लेने के बाद में जो ताकत आती थी, उस ताकत के भरोसे मैं 10 मिनट की दूरी का जो अड्डा था, फिर वहां दौड़ते भागते जाता था। इधर शराब उतरी कि उधर शराब चाहिए या नहीं चाहिए। आखिरी के कुछ साल में बोल सकता हूं कि मैं नैसर्गिक नींद सोया ही नहीं, सिर्फ नशे में रहा। नशा फटा और मैं उठा। यह ऐसी अवस्था मेरी अल्कोहलिज्म के दौरान हुई थी। तो और मेरी जिंदगी में क्या बाकी होना रह गया था। ऐसा कोई फ्रंट मेरा नहीं बचा था दोस्तों कि जिसको मैं बोल सकता हूं कि वो सही था। इसे ही दोस्तों बोला जाता है कि रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म। ये मेरे अपने अनुभव है, लेकिन मेरे से भी खराब और बहुत ही भयंकर अनुभव मैंने और लोगों की जिंदगियों में सुने। बीवी बच्चे चले गए, बीवियां जिंदा जल गई, बच्चे कहीं तो भी प्रभावित हुए, फुटपाथ पे रहकर आ रहे हैं। ऐसे भी मेंबरों को मैंने देखा कि जो 6-6 महीना भिखारियों के साथ में फुटपाथ पर रहे हैं। एक मेंबर को हमने, एक ऐसे ही व्यक्ति को हमने मैसेज दिया था। वो 1-2 मीटिंग में आए, लेकिन उसके बाद में वो अपने डिनायल में फिर वापस मीटिंग में नहीं आए। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि वो दारू पीने के बाद में उनके घर के पास से ही एक मालगाड़ी जाती थी, ट्रेन, और उससे कोयला गिराने के लिए वो नशे की हालत में ऊपर कूदे चढ़े, और बैलेंस बिगड़ने के बाद में सीधे गाड़ी के अंदर, तो उनके दोनों पांव कट गए।
कई लोगों की जान जाते हुए मैंने देखी है। मेरे लंगोटिया यार जो साथ में हम बचपन से पढ़ा करते थे, 3 साल उनको मैंने लाना ले जाना किया, नहीं माने, अपना बॉटम नहीं तय कर पाए। आखिरकार शहर के ही एक तालाब में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे सीखने को मिली, अपने अनुभवों से भी और दूसरे सदस्यों के भी अनुभवों से, कि दूसरों की कितनी बर्बादियां हुई, कितनी मेरी हुई, इसमें तुलना न करें। मेरी जितनी भी बर्बादी हुई उतनी मेरे लिए काफी है। अगर इस बात को कबूल करके मैं अपना बॉटम तय कर लेता हूं, तो दोस्तों मैं भविष्य में होने वाली बहुत सारी बर्बादियों से मैं बच सकता हूं। यह जरूरी नहीं है कि जैसे अन्य लोगों की बर्बादियां हुई उतनी बर्बादी करके मैं ए में आऊंगा और तब रुकूंगा। जैसा मैंने बताया कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि यूं ही हम शराब पीते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कितनी बर्बादियां होने वाली है। जितना भी हम अंदाजा लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहलिज्म हमको बर्बाद करके रख देता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को अपना बॉटम खुद तय करना है कि कितनी उसकी जिंदगी की बर्बादियां हुई है। अगर मुझे लगता है कि आज के दिन मेरी बर्बादियां बाकी के लोगों की जैसी नहीं हुई, अपना तो उतना नहीं है बॉस, मगर ये बोलती है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। रॉक बॉटम जो बोला जाता है, तो जैसा अभी प्रशांत भाई ने भी बताया कि जो अन्य लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, मगर अगर मैंने अपने दिल पे ले ली तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, अपना बॉटम तय करने के लिए। ऐसे अनगिनत लोग आज ए में है दोस्तों, कि जिन्होंने छोटी सी घटना को भी अपना रॉक बॉटम बना लिया, और दोस्तों वो इस ए के प्रोग्राम को स्वीकार कर गए, अपने आप को अल्कोहलिक और अल्कोहलिज्म को कबूल उन्होंने कर लिया, और आज बहुत ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। भगवान ने मेरे हिस्से में एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म डाला था, मैं उसको भोग कर आया, और मैं आज खुशनसीब हूं कि जो भी मैंने अपनी जिंदगी में भोगा, शायद मैं वो नहीं भोगता तो हो सकता है कि ये एडमिशन मेरे अंदर में नहीं आता। तो जो भी बर्बादियां मेरी जिंदगी में हुई है, वही बर्बादियां, वही काला कलूटा जो इतिहास है मेरा, वो आज मेरी रिकवरी की बुनियाद है। शराब पीने के विचार तो आज आते ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं 24 घंटे ए में रहता हूँ। चाहे मैं अपने घर के काम करूँ या व्यवसाय के काम करूँ या और कहीं भी रहूँ, लेकिन ए से मैं कभी दूर नहीं होता। मेरा हायर पावर हमेशा मेरे साथ में रहता है। तो कम से कम पीने के विचार तो आज ए में नहीं आते। लेकिन अपनी जिंदगी की जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी छोटी मोटी परेशानियां है, उसको भी मैं इस प्रोग्राम की बदौलत बहुत ही अच्छे तरीके से आज हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने अपना बॉटम तय कर लिया कि मुझे शराब फिर दोबारा पीनी नहीं है। मेरी शराब का और मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मेरे शराब पीने से मेरी जिंदगी की कोई समस्या हल नहीं होने वाली। बगैर पिए मैं अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी समस्याओं को आसानी से मैं सुलझा सकता हूं। और जो मेरे रॉक बॉटम के दिन थे, उन दिनों को मैं फिर दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहता। मेरा रॉक बॉटम मेरे सामने में हमेशा मौजूद रहता है। वो मुझे सचेत करते रहता, अलर्ट करते रहता है कि अगर तुमने इसको भूला तो हो सकता है कि वो पुराने नरक यातना के दिन फिर वापस भी लौट के आ सकते हैं। लेकिन आज उन चीजों की चिंता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की बदौलत और आप लोगों की सुंदर संगत की वजह से एक सकारात्मक लाइफ आज मैं जी रहा हूं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। थैंक यू।